बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट टॉक। मैं हूं मुर्तज़ा राय। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में ज़रब-ए-अज़्ब शुरू ना किया जाता, अगर बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के असल किरदार कुलभूषण यादव और दर्जनों रॉ एजेंट्स को गिरफ्तार करके भारत का स्याह चेहरा दुनिया के सामने ना लाया जाता, अगर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मुआहिदा तश्कील ना पाता, अगर पाकिस्तान कश्मीर में निहत्थे और मासूम लोगों पर भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज ना उठाता, तो आज भारत को कोई तकलीफ ना होती। फिर तो भारत को पठानकोट और उरी जैसे वाकयात में अपने ही लोगों पर, अपने ही फौजियों पर हमला करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की जरूरत ना पड़ती। अपनी अवाम के साथ पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का वादा कर बैठे। पाकिस्तान की तरफ से पैगाम गया कि जो आएंगे वो वापस जिंदा नहीं जा पाएंगे। यूं अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा न करना पड़ता। एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में अपने ही 14 फौजियों की लाशें उठाकर अपनी बिलों में पनाह न लेना पड़ती। ये भारत की ज़हनियत है जो हर बार एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है और पाकिस्तान को बदनाम करता है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुसलमान और दूसरी अकलियती कौमों के साथ भारत का रवैया किसी से ढका छुपा नहीं है। मकबूजा पंजाब में 1984 से 1997 तक 1.5 लाख से जायद सिखों का कत्लेआम किया गया, सिख औरतों को ज़बह किया गया। आज भी पंजाब भारत से आज़ादी चाहता है। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। जूनागढ़ और तमिलनाडु भारत से आज़ादी चाहते हैं। और अब मकबूजा कश्मीर में निहत्थे कश्मीरियों के खून की नदियां बहाई जा रही हैं। खालिस्तान, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और माओ, ये भारत से अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। कोई भी भारत के साथ रहना नहीं चाहता। बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवालात हैं, लेकिन चंद अहम सवालात जो आज की डिस्कशन का हिस्सा होंगे कि भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करता रहा, क्या पाकिस्तान तनहा हुआ या भारत को मुंह की खानी पड़ी? और भारत खुद कितनी बड़ी तन्हाई का शिकार है? इतनी बदनामी और रुसवाई के बाद भारत मजीद कौन सी साजिशें रचाएगा? इसके साथ साथ एक अहम सवाल जिस पर हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे वो ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनली कहां स्टैंड करता है और पूरी दुनिया पाकिस्तान को कितनी बड़ी दिफाई कुव्वत मान चुकी है और अब ये कितनी बड़ी मुआशी कुव्वत बनने जा रहा है जो इंडिया इस हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहता और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है और हर बार किसी गलत फहमी का शिकार रहता है। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही आम शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की तनकीद का निशाना भी रहते हैं। खुसूसन इंडिया में उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर, आपको इंडियन चैनल्स पर अक्सर लिया जाता है, आपने देखा होगा वहाँ हमारे पैनलिस्ट होते हैं, उनके पैनलिस्ट होते हैं, लेकिन आपको हमेशा इंटरप्ट किया जाता है। तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि भारत पाकिस्तान से कितना खौफजदा है। तो भारत क्यों बाज नहीं आता और क्यों अपनी आवाम को हकीकत से आगाह नहीं करता? देखिए, भारत जो है एक सुपर पावर माइंड सेट के एंगल में उसने सोचना शुरू किया और उसके लिए जो अल्ट्रा राइटिस्ट हैं, अब जो बीजेपी प्लस मोदी मैं कहूँगा, वाजपेयी भी बीजेपी के जो है ना प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन वो इतना अल्ट्रा राइटिस्ट नहीं थे जितना जो है आज मोदी सरकार है। और मोदी जो है वो टूल के तौर पे यूज़ कर रहा है भारतीय जो है ना मीडिया को। और जो राइटिस्ट मीडिया चैनल्स हैं जिसमें खसूसन जो है ना टाइम्स नाउ पे आपने देखा होगा, जिसमें मैं अक्सर जाता रहा हूँ, ये वो टूल्स हैं जो मोदी के जो वर्जन है उसको वो जो है डिसमिनेट करते हैं और लोकल और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें जो है कन्वे करते हैं। हुकूमत उनको जो कुछ देती है वही वो उसी को पेश करते हैं। और फिर एक उनका अपना माइंड सेट भी है टाइम्स नाउ का, वो भी अल्ट्रा राइटिस्ट हैं। और जो उनका एंकर है गोस्वामी, उनको आपने देखा होगा, वो माइक को जो है माइक से ज़्यादा जो है AK-47 गन बना के जो है ना वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। और उसके फायरिंग के गूंज में जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट बात करते हैं हमारी आवाज़ जो है दब जाती है और वो माइक बंद कर देते हैं। इस पर हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी इससे कबल किए कि ये जर्नलिज्म की जो एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि आप जो है अपना वर्जन जो है उसको असर्ट करें और हमारी बात न सुने।
تو اس پہ ہماری جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا آئیڈ اینڈ سیک جو ہے وہ پالیسی رہا ہے، اور کبھی ہم احتجاج کرتے ہیں پھر یہ منا کے لے آتے ہیں. بہرحال ہم نے جو ہے نا کسی فورم کو خالی نہیں چھوڑنا، ہم وہاں پر جاتے ہیں، جو ہمارا موقف ہے ہم اس کو جو ہے نا، اور ہم نے ہمیشہ ریزنیبل اور لاجیکل بیان کیا ہے. ہم جو ہے شاؤٹنگ کے ذریعے جو ہے نا اپنی آواز کو جو ہے اونچا کر کے ان کے آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم لاجک پہ بات کرتے ہیں وہ جو شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں. سر کیا جھوٹ کا سہارا لے کر انڈیا پاکستان پر دباؤ بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی کوشش ہے، اور اس کوشش میں جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ کنفیوژن جو ہے اب جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ پینک میں جو ہے نا بالکل کنورٹ ہو گیا ہے. نہ صرف انڈین جو میڈیا ہے، مودی سرکار، بلکہ جو ہے انڈیا میں جو کافی ان کے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے. ابھی ششی تھاروڑ جیسا رائٹر آدمی ہے، ہمیشہ اس نے جو ہے نا ایز انٹلیکچوئل، لیکن پچھلے دنوں ان کا میں نے آرٹیکل پڑھا ہے، وہ بھی جو ہے نا یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں. اور انڈیا کے اچھے سے پڑھے لکھے لوگ، لبرل لوگ، وہ جو ہے اس جو موقف ہے مودی سرکار کا اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں. اصل میں مودی کا ٹارگٹ جو ہے نا انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ہیں. داخلی ماس پہ مودی کوشش کر رہا ہے کہ جو انڈیا میں جو لبرل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، جو کانگریس پارٹی ہے ان کے ورکرز ہیں، ان پہ جو ہے وہ ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کی اپنی فلاسفی ہے، وہ ان پہ جو ہے نا اس کو امپوز کرنا چاہتا ہے، اس کو انڈوکٹرینیٹ کرنا چاہ رہا ہے انڈین یوتھ کو. اور وہ یہ چاہ رہا ہے شیو سینا اور ہندو انتہا پسند جماعتیں، تو یہ وہی لوگ ہیں نا، یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا، ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو بھی قتل کیا. ناتھو رائے گاڈ سے کون تھا؟ RSS کا آدمی تھا. گو کہ سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ اس کا انڈیویجول ایکٹ تھا، RSS انوالو نہیں تھا. بٹ پرسیپشن از مور پاورفل دین فیکٹ ان انڈیا. آج بھی انڈین یہ سمجھتے ہیں کہ RSS جو انوالو تھا گاندھی کے قتل میں. تو یہ ایک ان کا پرانا مائنڈ سیٹ ہے. اب مودی بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے یہ کار خیر میں اپنے ہوتے ہوئے کر ڈالوں. اور انڈیا کا جو سیکولر امیج ہے، جو انڈین میں انہوں نے سو کالڈ سیکولرزم کو جو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، یہ جو مودی ہے فلاسفیکل آئیڈیالوجیکل اس سیکولرزم کے خلاف ہے. اور اس سیکولرزم کو ختم کر کے ہندوتوا کا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جس میں وہ گریٹر انڈیا اور گریٹر ہندوستان اور چندر گپت موریہ کے زمانے کا جو ہندوستان ہے، اشوکا کا ہے، یا جس کو گولڈن ایج آف انڈیا کہتے ہیں، تو اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے نا پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی. اب میں اپنے اصلی سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ اری کا واقعہ ہوا، الزام پاکستان پر لگایا گیا، انڈیا نے پوری دنیا میں شور مچا دیا. اس کے بعد سرجیکل سٹرائک کا ایک ڈرامہ رچایا گیا. پھر ہماری طرف سے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں LOC پر گیا. اس کے بعد بان کی مون صاحب کا بیان آیا کہ عالمی مبصر گروپ جو ہماری طرف لائن آف کنٹرول پر ہے اس کو بھی کچھ شواہد نہیں ملے. تو انڈیا کی اس میں بھی جو ہے وہ بدنامی ہوئی. اور ایک یہ جاپان کے جریدے ڈپلومیٹ میں کہا گیا کہ انڈیا سرجیکل سٹرائک کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر سرجیکل سٹرائک کی جاتی تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی. تو بات یہ ہے کہ اب انڈیا سکون کے ساتھ بیٹھ جائے گا یا اپنی روایت وہی برقرار رکھے گا پاکستان کو بدنام کرنے کی اور LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے کی؟ اسٹیٹس جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف لابینگ کرتے ہیں، اور جب رائیول اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ ان کا یہ جو ہے مطلب کوئی نیا کام نہیں ہے بدنام کرنے کی کوشش. انڈیا اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہے. لیکن دیکھیں بدنام کرنے کے لیے بھی کچھ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کنکریٹ کوئی گراؤنڈ ہو، کوئی کنکریٹ بات کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایسا نہ ہو کہ اگلے کو بدنام کرنے کی کوشش میں آپ اپنے آپ کو جو ہے نا بدنام کر کے آ جائیں. دیکھیں اوڑی کا واقعہ آپ دیکھیں، اب 5 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے انہوں نے پاکستان پہ جو ہے سارا نزلہ ڈال دیا، تحقیقات بھی نہیں کیا. دیکھیں آپ پہلے تحقیقات کریں، آپ اپنی ٹیم بٹا کے تحقیقات کریں، پھر ان سے کہلوائیں کہ بھائی اس میں پاکستان انوالو تھا. 4 بندے اس کو سننے پہ آمادہ ہو جائیں گے. ابھی آپ نے تحقیقات بھی نہیں کیا، ابھی 5 گھنٹے اس واقعے گزرے، ابھی تک آپ کے جو لاشیں ہیں وہ پورے نہیں آپ نے اٹھائے، اور آپ نے جو ہے تہمت دے دیا کہ پاکستان نے کیا. یہ وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جو مودی سرکار کو جو ہے جو انڈیا کا ایک امیج تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو خراب کر رہا ہے. ابھی سرجیکل اسٹرائک دیکھیں، سرجیکل اسٹرائک جو ہے کہنے سے نہیں ہوتا، یہ ایک جو ہے نا ٹیکنیکل ٹرم ہے سرجیکل اسٹرائک، جس میں جو ہے پلین یا ہیلی کاپٹر، جو جنگی جہاز یا ہیلی کاپٹر، وہ انگیج کرتا ہے ایک مخصوص بریف ٹائمنگ کے لیے ایک اسپیسیفک ٹارگٹ کو.
اور اس کو اچیو کر کے وہ ویڈیو ضرور بناتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا اسامہ کا اس کو ویڈیو بنایا اور ایک مختصر ٹائم میں جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز تھے وہ انگیج ہوئے, انہوں نے ایک اسپیسیفک ٹارگٹ کو اچیو کیا, ٹائم بریف تھا اور ویڈیو بنا کے چلے گئے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا 2001 میں جو بیری بیڑا ہے گلف میں امریکن, وہاں سے جو ہے کروز میزائل انہوں نے ہٹ کیے تھے تورا بورا میں, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی اس کا بھی ایک انہوں نے بریف ویڈیو بھی بنایا اور ایک اسپیسیفک ٹارگٹ کو ایک بریف ٹائمنگ میں انگیج کیا. دس از سرجیکل اسٹرائک. یہ جو سرجیکل اسٹرائک کہہ رہے ہیں, نہ اس کا کوئی ویڈیو ہے, نہ اس کا کوئی لاجک ہے, نہ بتا رہے ہیں. بس اس پر ایک چھوٹی سی اینیمیشن ایک ویڈیو بنا کے اس پر دی گئی تھی. اینیمیشن جو ہے نا یہ تو بچپنا ہے, اور وہ اینیمیشن جو ہے نا سوشل میڈیا میں اس کا اشر کیا ہوا اور لوگ اس پر کتنا ہنسے اور کتنی جگہ اسائی ہوئی. اگر اس کا یہی سٹائل رہے گا تو انڈیا نے جو ایک امیج اپنا بنایا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ اس کو خراب کرتا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں برکس میں کیا ہوا. برکس میں بھی یہ جو ہے نا 109 پیراگراف کا اس کا پورا جو ہے نا ڈیکلیریشن ہے, اس میں صرف 5 پیراگراف ٹیررزم پہ ہیں, جس میں مودی نے یہ سارا کوشش کی ہے کہ سارا نزلہ جو ہے نا ریجنل ٹیررزم ہے اس پہ ڈالا جائے. اور چائنا نے پاکستان پر الزام لگانے کی انہوں نے کوشش کی. ہے جب وہ ریجن کی بات کرتے ہیں, نائبرز کی بات کرتے ہیں اور مدرشپ آف ٹیررزم وہ کہیں گے تو وہ پاکستان کو اس نے کیا, لیکن رشیا نے اس کو وہاں پر سپورٹ نہیں کیا, چائنا نے سپورٹ نہیں کیا, اور چائنا نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ارریسپانسبل ہے. پوری ریجن اور نیبرہڈ میں آپ کے اس رویے سے نہ صرف پاکستان, ریجن, چائنا جو ایمرجنگ ایک پاور ہے, ہم سب کو خطرات ہیں. تو اگر اس طرح کا اس کا جو انٹرنیشنل فورم سے رویہ رہے گا ہر جگہ جو ہے اس کو منہ کی کہانی پڑے گی, اور اس کو رسپانسبل بیہیویئر اڈاپٹ کرنا ہی ہوگا. بالکل سر, انڈیا جب اشتعال انگیزی کرتا ہے تو ہمیشہ زیادہ نقصان بھی اسی کا ہوتا ہے. اس دن بھی آپ نے دیکھا جس کو ایک سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ کہا جا رہا تھا, اس دن بھی ان کے 14 فوجی مارے گئے اور ان کی لاشیں ان کو اٹھانا پڑی. انڈین میڈیا کے سر پر اس وقت جنگ کا بوجھ سوار ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ آج ہی پاکستان کے خلاف جنگ ہو, لیکن بھارتی فوج پاکستان فوج کی طاقت سے بخوبی واقف ہے. ایسے میں انڈیا کبھی سوچ بھی سکتا ہے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کا؟ میرے خیال 2 ایٹمی قوتوں کے مابین دونوں طرفین سے کسی بڑے جنگ کا سوچ جو ہے بہت بڑی بربادی ہے, بہت جو ہے نا بڑی تباہی ہے, اور کوئی ریزنیبل. لیکن سر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھارت کی بے بسی ہے, نہیں تو پہلے بھی وہ پہل کرتا رہا ہے. دیکھیں اچھا ہے کہ بے بس ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا میں مودی کے علاوہ اب جو میڈیا ہے نا, میڈیا کو ریٹنگ اور رینکنگ کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. میڈیا کو وہاں سے جو گورنمنٹ پیسے دے رہا ہے وہ جو ہے شاؤٹنگ کر رہے ہیں. بھارت میں جو ان کے جو سنجیدہ لوگ ہیں, آرمی میں ہیں یا ان کے تھنک ٹینکس ہیں, ان کو جنگ بالکل افورڈ وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, سری لنکا کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, نیپال کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, مالدیو کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اگر اب جو 21st سینچری کا جو وار ہے, وار بیٹل, وہ اکنامیکل گراؤنڈ پہ لڑے جائیں گے. آج چائنا جو ہے 30 سالوں میں دنیا میں ایک بہت بڑا جو ہے نا پاور اور ایک انٹرنیشنل میدان میں ایک انٹرنیشنل پلیئر بن کے جو ابھرا ہے, کسی کے ساتھ جنگ لڑ کر تو نہیں ابھرا ہے. اس نے اپنے معیشت کو ساؤنڈ کیا ہے, ڈیولپ کیا ہے. 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے جو ہے خط غربت سے نکال کے ایلیویٹ کیا ہے, لوگوں کو روٹی دیا ہے, اپنے دیہاتوں کو شہروں میں کنورٹ کیا ہے. اور آج جو ہے نا انڈیا جو ہے امریکن اور یورپین مارکیٹس پہ اس کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے چائنا کا. تو چائنا کو جو عزت افزائی دنیا میں مل رہا ہے, یہ وہی چائنا ہے جس پہ جو ہے نا آج سے جو ہے نا 50-60 سال قبل 30s میں چھوٹا سا جاپان جو ہے نا وہ بھی اس کو یرغمال بنا کے آدھے چائنا پہ قبضہ کر کے ان کو غلام بنا دیا تھا. امریکہ نے بھی اس کے اوپر جنگ مسلط کر دیا تھا, ویسٹرن پاورز نے بھی کیا تھا. چائنا میں جو ہے نا آپ ان کا پڑھ لیں دی سینچری آف ہیوملیشن, کہ یہ چائنا جو 2500 سال پرانی تہذیب ہے, 100 سال ان کو جو ان کی تذلیل ہوئی, اوپیم وار ہوا, سول وار ہوا, جس طرح چائنا کو برباد کیا گیا, انہوں نے جو ہے نا اپنی بربادی کا جو بربادی کا بدلہ جو ہے نا کسی سے نہیں لیا. انہوں نے اگر بدلہ لیا غربت سے لیا, جہالت سے لیا, اور اپنے لوگوں کو جو ہے نا معاشی طور پہ ساؤنڈ کیا. 78-79 کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ڈنگ شاپنگ نے جو پالیسیز دیے ہیں, اور چائنا جو ایمرجنگ پاور ہے, اگر ایٹمک پاور ہی آپ کے بالادستی کا
सबूत होता तो सोवियत यूनियन क्यों कोलैप्स हुआ? उस वक्त तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक बम्स थे वो तो सोवियत यूनियन के पास थे। क्या हुआ? एक बम जो है ना 15 स्टेट से जो है ना अलहदा हुआ, किसी एक पर वो इस्तेमाल नहीं कर सका। और जब आप इकोनॉमिकल कोलैप्स कर जाते हैं, जब आप दुनिया के जो रियलिटीज़ हैं उसको समझने में नाकाम हो जाते हैं, जब अपने लोगों को आप रोटी देने में नाकाम हो जाते हैं, तो सोवियत यूनियन का अंजाम जो हुआ इंडिया में यही है। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि मजबूत मईशत के लिए मजबूत दिफा का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो बदमाशी चलती है। जो बदमाश मुल्क होता है उसकी मईशत भी बड़ी मजबूत है। जिसका जेब खाली होगा उसके बदमाशी पे लोग हंसेंगे। पहले आप अपनी मईशत को साउंड कर लें। इंडिया के पास, आधी आबादी के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। एक तस्वर था 2 वक्त की रोटी, इंडिया में तो 1 वक्त की रोटी बड़ा मुश्किल मिलता है। वहाँ पर देहातों में आप चलाएं, ये शेड्यूल कास्ट ऐसे लोग हैं जो अभी तक मुर्दा जानवर खाते हैं, और किसी का जानवर जब मर जाता है वो ले जाकर उनके सामने फेंकते हैं और वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने जो है ना हमें जो है ना डिनर के लिए, लंच के लिए जो है आपने ग़िज़ा फराम किया। वहाँ तो टॉयलेट्स नहीं है, लोग सड़कों पे सोते हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। इंडिया को जो है ऐसा एडवेंचरिज्म न उनको सूट करता है, न वो करेंगे। ये सिर्फ पैनिक है, मैं कह रहा हूँ पैनिक है, कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन कहाँ से आ रहा है? कन्फ्यूजन सीपैक से आ रहा है। कन्फ्यूजन कहाँ से आ रहा है कि इंडिया के 2 राइवल बैक वक्त सीपैक के जो है रिश्ते में मुंसलिक होके दोनों जो है बहुत बड़ी जो है ना कुव्वत खित्ते में बनने जा रहे हैं, जो इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक तरफ चाइना है, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। पहले तो सऊदी अरब और ईरान ने ख्वाहिश का इजहार किया था, कल ये इन्होंने अफगानिस्तान ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि सीपैक का हिस्सा हमें भी बनाया जाए। सब ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ईरान ने तो बहुत पहले कर दिया है। चाबार को लॉन्च करने के बावजूद उन्होंने कहा कि चाबार को हम जो है ना गवादर के साथ लिंक करना चाहेंगे रेलवे लाइन के ज़रिए। तो वो तो ख्वाहिश कर रहे हैं, ईरान ख्वाहिश कर रहा है। इसी तरह जो है अफगानिस्तान जो है ना लैंडलॉक रीजन है, चाबार उसको सूट नहीं करता। चाबार तो काबुल से 1865 किलोमीटर का फासला है, जबकि काबुल और गवादर जो है 1200 किलोमीटर है। तो अफगानिस्तान का जो सारा बॉर्डर है वो जो पाकिस्तान के साथ है। ईरान के रूट को जो है वो इख्तियार कर ही नहीं सकते हैं। बिजनेसमैन को सूट नहीं करता। कोई बिजनेसमैन पागल है कि वो 600 किलोमीटर जो है ना तवील इजाफी सफ़र तय करके जो है ना काबुल और चाबार को वो कनेक्ट करेगा। इवन इंडियन बिजनेसमैन बनिया जो है ना वो ये नहीं देखेगा कि मोदी सरकार क्योंकि आप इंडिया भी आएगा। इंडियन जो है ना बिजनेसमैन आप देखेंगे उनको भी चाबार सूट नहीं करेगा, उनको भी गवादर ही सूट करता है। सर मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं कि बराहमदाग बुगटी को भारत करोड़ों रुपया देकर उनसे ये मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर शायद कोई पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चल रही है, लेकिन इंडिया खुद कितने टुकड़े होने जा रहा है और इस हकीकत को वो तस्लीम क्यों नहीं करना चाहता। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मकबूजा पंजाब के लोग एक बार फिर खालिस्तान तहरीक को मजबूत कर रहे हैं और इस तहरीक के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। वो कहानी क्या है? एक शॉर्ट ये वीडियो एक दोस्त ने भेजी है, ये देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। भुल ना जाना मता किते 1984 जून अकाल तख्त साहब ते भारतीय फौजां ने टैंकां तोपां दे नाल हमला करके तबाह कर दिता सी। 10,000 तो वध ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਗਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਤਾ 1984 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਕੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਨੀਆਂ शहीद कर दिते गए सी। जी 1984 से 1997 के दरमियान 1.5 लाख से जायद सिखों का कत्लेआम किया गया, सिख औरतों को ज़बह किया गया, सिख बच्चे और बच्चियों का रेप किया गया। लेकिन ये कहानी इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है और इससे भी पुरानी है। एक और छोटी सी वीडियो देखते हैं, फिर एक साथ बात करते हैं। सिख कौम दे वारसो, सिख धर्म ते सिख कौम नूं फना कर लई भारतीय हुकूमत वल्लों आजाद भारत विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सरूपां दीयां बेअदबी दीयां घटनावां दा सिलसिला सन 1955 तो हरमंदर साहब दे हमले तो शुरू हुंदा है। सितंबर 1981 च चंदू कलां च श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सरूप हक दे हवाले कीते गए।
जून 84 च हरमंदर साहब ते हमले दौरान पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप ते कोई अदा किया गया। नवंबर 1984 च पूरे भारत विच सैकड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अग दे हवाले कर दिते गए ते हुण 2015 तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी दी घटनावां लगातार जारी ने। पिछले 60 सालों तो कांग्रेस ते बादल बीजेपी दी हुकूमतां च बेअदबी दी घटनावां असीं वेखदे ते सहंदे आ रहे हैं ते अज आप पार्टी वाले पंजाब च राज करना चाहते हैं। कि कदे इन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी खिलाफ आवाज चुकी नहीं। ਜਦੋਂ तक पंजाब का वारस दिल्ली तख्त बनया रहेगा उदों तक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ते हमले होंदे रहणगे। खालसा जी गुरु ग्रंथ साहब जी की आन बान शान कायम रखने का इको एक हल है आजाद पंजाब। संघर्ष आज भी जारी है। मकबूजा पंजाब के लोग इस वक्त भारत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और वो अपने लिए एक अलहदा मुल्क खालिस्तान के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जो इंडिया इसको मानना नहीं चाहता और उनको राइट्स नहीं देना चाहता। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान से अखलाकी और सफारती मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करे तो हम भारत से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो सर, क्या इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया जाए कि पाकिस्तान ने इन लोगों को उभारा है कि भारत के खिलाफ आप एक तहरीक चलाएं? देखिए, भारत जैसा दुनिया की जो है ना दूसरी बड़ी आबादी भारत में रहती है। जोग्राफिकली जो है ना बहुत बड़ा उसके पास जियोग्राफी है और हिंदू मज़हब के बीच में सैकड़ों सेक्ट्स हैं अलग अलग। उनके पूजा करने के तमाम तौर तरीके ही अलग हैं। वहाँ पर सैकड़ों लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। भारत का देहात और बॉम्बे जो है ना ये मुख्तलिफ दो दुनिया हैं। इसको आप एक नज़र से नहीं देख सकते। बॉलीवुड की फिल्में जो दुनिया में दिखाई जाती है और लोग समझते हैं यही भारत है, वो भारत नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पर जो है ना आपको स्टार नज़र आते हैं, जहाँ पर वेल ऑफ लोग नज़र आते हैं, मेकअप में और अच्छे कपड़ों में मलबूस वो चंद लोग हैं। ये वही मुल्क है जिसमें 50% लोगों को टॉयलेट मैसर नहीं है। देखिए, और हम इस बात पे हमें अफसोस है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इंसानी रियासत की जिम्मेदारी है इंसानों को जो है ना रोटी देना, कपड़ा देना, मकान देना, सिक्योरिटी देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। ऑन दीज बेसिस ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बुनियाद पे जो है ना इंडिया इज़ फेल स्टेट। जब आप अपने लोगों को रोजगार ही नहीं दे सकते, रोटी ही नहीं दे सकते और जनों में मुब्तला हो जाते हैं और आप सेकुलरिज्म, तो सर ये फिर अपने आप को ये मुआशी तौर पर फिर मजबूत मुल्क क्यों कहता है? माइशत की तरफ मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसे जो है ना मेजरमेंट्स किए। ही वॉज इकोनॉमिस्ट। कांग्रेस ने जो है ना पिछले अदवार में उन्होंने फोकस रखा और उस दौर में आप देखें जो है ना बॉर्डर पे जो है एलओसी पर एज सच कोई बड़ा टेंशन नहीं हुआ। वो चूंकि कांग्रेस की पॉलिसी अलहदा थी। अब मोदी के पॉलिसी को हम पूरे इंडिया का पॉलिसी हमें नहीं कहना चाहिए। ये मोदी का सोच हो सकता है, ये पूरे बीजेपी का भी शायद सोच ना हो। ये मोदी जो है ना आरएसएस का जो मखसूस माइंड सेट है, गुजरात वाला माइंड सेट, रीजनल माइंड सेट, लोकल माइंड सेट, मोदी जो इस कैलिबर का आदमी है ही नहीं, उसको प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बना दिया। ये तो मोदी इंपोज कर रहा है इस माइंड सेट को हिंदुत्व का। इंडिया जो है ना मतलब अब बेंगलोर में आप देख लें सॉफ्टवेयर की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ के शोबे में काम कर रहे हैं। इंडियन डॉक्टर्स जो बाहर से पढ़कर आ रहे हैं वो काफ़ी जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं। यूरोप से अभी जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो इंडिया आते हैं क्योंकि उनको अच्छा इलाज भी मिल जाता है और पैसे भी उनको कम लगाने पड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जो इंडिया ने किया इकनॉमिकल फ्रंट्स पे जिसको मोदी जो है डुबोने जा रहा है। और हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो सीपैक जो एक पुरअमन प्रोजेक्ट है अपने माशी एलिवेशन के लिए, हमारा ये हक है कि हमारे लोगों को जो है ना तरक्की मिले, ये हमारा हक है। चाइना जो है अपने वेस्टर्न जो उनके सिंकियांग प्रोविंसेस हैं, तिब्बत जो है जो तरक्की के सफ़र में पीछे रह गए, उनको डेवलप करने के लिए चाइना ने जो है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया, अपने लोगों को एलिवेट करने के लिए कर रहा है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे लोग एलिवेट हो। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो पसमानदगी वो ख़त्म हो, सीपैक के ज़रिए वहाँ पर रूट्स बने, रोड्स बने,
रेलवे ट्रैक्स बने, ग्वादर ऑपरेशनल हो, बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले, पाकिस्तान के लोगों को जो रोज़गार मिले, KPK के लोगों को रोज़गार मिले, पंजाब में खुशहाली आई, सिंध में खुशहाली, ये हमारा हक है। हम अपने सर CPEC के ज़रिए से आप कितनी बड़ी तब्दीली देख रहे हैं बलूचिस्तान में, जिसके अंदर भारत ये मुदाखलत कर रहे हैं? CPEC से तो ज़ाहिर है उनको चिढ़ है, और भारत ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है ख़ित्ते में एक मुआशी जाइंट बन के इमर्ज हो। उनको पता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो है इकनॉमिकल महाज पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया ने किए हैं, उनको पता है इनका आउटकम जो है वो बहुत जो है फ्रूटफुल होगा। और ख़ुसूसन जहाँ पर चाइना इन्वॉल्व हो, देखिए चाइना इस वक्त दुनिया में जो 10 बड़े जो बंदरगाहें हैं पूरी दुनिया में, उनमें 7 बंदरगाहें आउट ऑफ 10 7 जो है ना चाइना के पास हैं। इट मीन्स कि चाइना जो है वो पोर्ट्स को मैनेज करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखता है। सर आपने जिक्र किया कि ये CPEC से ना सिर्फ हमारी मईशत मजबूत होगी बल्कि गुर्बत का भी काफ़ी हद तक खात्मा होगा। सर लेकिन मैं इस पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि मोदी साहब कहते हैं कि आएँ हम जंग नहीं लड़ते, हम गरीबी के खिलाफ जंग लड़ते हैं, लेकिन फिर वो हमारे CPEC को नाकाम क्यों करना चाहता है कि गुर्बत का खात्मा तो उन्हीं की ख्वाहिश है? देखिए यही तो मोदी का हमाकत है। हाँ जंग लड़ते हैं गुर्बत के खिलाफ, हमने तो जंग शुरू कर दिया है, ठीक है ना, आप भी करें, अपने लोगों को रोटी दें, रोज़गार दें, खुशहाली दें, पानी दें, हेल्थ दें, एजुकेशन दें। आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ठीक है ना, आप इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए गए हैं ना। हमने तो कभी ब्रिक्स के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं किया, हमने तो नहीं कहा कि आप ब्रिक्स में ना जाएं, हमने तो नहीं कहा आप प्रोजेक्ट्स ना करें। आप कहें इवन चाबार में आप करने जा रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि आप ना करें, आप करें। ईरान को हमने नहीं कहा ना करें, ईरान को तो आप दूर कर रहे हैं, हमारा तो नेबर है, हमारे तो अच्छे और नॉर्मल ताल्लुकात ईरान के साथ रहे हैं, तो हम तो करने जा रहे हैं। हम तो CPEC के ज़रिए जो है ना सालाना 40 से 50 हज़ार लोगों को रोज़गार देने का हम प्लान बना चुके हैं, हम तो ये कर रहे हैं। और चाइना इसमें इन्वॉल्व है। चाइनीज़ मॉडल जो है ना, डंग शाओपिंग का मॉडल, मेरे नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा इकनॉमिकल अपलिफ्ट का जो है मॉडल वो चाइनीज़ है इस वक्त। अमेरिका ये नहीं कर सका है। तमाम यूरोपियन ममालिक मिलकर 30 सालों में आप देख लें 70 करोड़ लोगों को जो है ना वो खत गुर्बत से निकाल के अपलिफ्ट नहीं कर सके। एक चाइना ने ये करके दिखाया, और चाइना के पास ये बड़ी एक्सपीरियंस है, हम उससे फ़ायदा उठाएंगे, ये हमारा हक है, हम उठाएंगे, हम करेंगे। हम ना ओनली CPEC के बाद हम चाइना के साथ और मुआहदात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में हम जाकर करेंगे, हम बिजनेस सेक्टर में जाकर करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स के साथ करेंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम्स करेंगे उनके साथ। जो है हमारे जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान के जो यूथ हैं, हम उन्हें जो है ना स्कॉलरशिप दिला के हम चाइना भिजवाएंगे, हम वो मॉडल सीख करेंगे। भारत इन तमाम चीज़ों से खौफज़दा है, वो खौफज़दा है, और खौफ में जो है वो अपना काम खराब बिगाड़ने जा रहा है। अब देखिए पहले जो है ना चाइना की तरफ से इतना रेजिस्टेंस का सामना नहीं होता था इनको। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जब वक्त आया, चाइना ने वीटो कर दिया, चाइना ने मुखालिफत कर दिया। ब्रिक्स में जो है ना चाइना अब उसके सामने आमने सामने आके खड़ा हो रहा है। रशिया ने कह दिया कि भाई हम आपके जो आपका माइंड सेट है पूरे ब्रिक्स को जो है मोनोपोलाइज करने का, जो आपका सोच है वो हम करने नहीं देंगे। सार्क में अभी आप देखेंगे, सार्क में जो मोनोपोलाइज कर रहा है भारत, और भारत ये चाह रहा है कि उसका जो है बालादस्ती हो सार्क पे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म होगा। आपने सर सार्क का जिक्र किया, यहाँ पे राजनाथ सिंह साहब यहाँ से मुंह छुपा कर भाग गए, मोदी साहब UN असेंबली में नहीं गए, उसके बाद भी ये दूसरी बार जो सार्क कॉन्फ्रेंस मुलतवी होगी इनकी शिरकत ना करने की वजह से। अच्छा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हर फोरम पर डट कर बात कर रहा है, तो क्या इससे दुनिया को ये पैगाम नहीं जाता कि अभी तक जो वाक़यात हुए हैं उसमें असल में भारत ही चोर था, जबकि पाकिस्तान तो डट कर बात कर। देखिए लेकिन एक मैसेज तो क्लियर जा रहा है कि भारत जो है वो पीसफुल टॉक के लिए जो है टेबल पे आने के लिए आमादा नहीं है। UN जनरल असेंबली में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है, जबकि इंडिया से जो है ना सुषमा स्वराज जाती हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जाते वहाँ पर, क्यों आप फेस नहीं कर सकते? सर जिस बंदे पर सर मैं सिर्फ एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि जिस बंदे पर वजीर आजम बनने से पहले तक तमाम मुल्कों का वीज़ा बंद था, वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है? अफसोस तो ये है कि अमेरिका उसको इतना लिफ्ट क्यों दे रहा है ना। अमेरिका भी तो ये नहीं जा सकते थे, लेकिन इस बार तो वहाँ भी बदनामी हुई इनकी। अभी अमेरिका को देखें, अगर अमेरिका भी इस पैनिक में आ गए हैं कि एक नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इन फ्यूचर ईरान, और ये ब्लॉक जो सर जंग के ज़माने में जो ब्लॉक बना था उस तरह का कोई ब्लॉक बनने जा रहा है जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है नुकसान होने का खदशा है, और अमेरिका की जो बालादस्ती है दुनिया में वो ख़त्म होने जा रही है। अमेरिका भी कन्फ्यूजन का शिकार है, हमेशा अमेरिका भी परेशानी का शिकार है। इसी वजह से जो है ना वो इंडिया और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान बोथ। ये
जितना अमेरिका और इंडिया पैनिक में जाएंगे उतना कन्फ्यूजन होगा और ये दुनिया में आइसोलेट होंगे। अमेरिका को पता चलना चाहिए कि अब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं दे सकता। उसको पता है कि जो दुनिया में पावर शिफ्ट है वो वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ आ रही है और इसको लीड करने जा रहे हैं चाइना। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा इस्लामिक वर्ल्ड को इस ब्लॉक में कनेक्ट करने के लिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर सकते हैं ईरान को इस ब्लॉक में शामिल करने का। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं, मजहबी कल्चर हर हवाले से उनके ताल्लुकात हैं। और अमेरिका जो है वो अब सऊदी अरब से दूर होता जा रहा है। इन्होंने जो बिल पास किया है जिसके तहत 9/11 के जो विक्टिम्स हैं उनको इख्तियार दे दिया गया कि वो सऊदीया के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट सऊदी ने धमकी दे दिया कि जो $750 बिलियन जो सऊदी के पड़े हुए अमेरिकन बैंक्स में उसको विड्रा करेंगे और उसके अलावा आले सऊद फैमिली के जो पर्सनल जो अकाउंट्स हैं वो पैसे भी विड्रा करने जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि सऊदी अमेरिका के जो हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ एक बेहतरीन मौका तो है कि वो सऊदी को जो है अमेरिका से जो ऑलरेडी वो दूर हो चुका है उसको मज़ीद दूर करके गल्फ कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज उसको इस ब्लॉक में शामिल कर लें। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक दिफाई कुव्वत बन चुका है और अब एक मुआशी कुव्वत बनेगा। इस पर पहले भी बात तो हो चुकी है और अब मज़ीद कुछ और अहम सवालात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी, दिफाई साजो सामान की बात की जाए, जंगी तरबियत और महारत की बात की जाए, पाकिस्तान फ़ौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन और ख़तरनाक तरीन अफवाज में किया जाता है और सुन बहुत जल्द पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी एटमिक कुव्वत बन जाएगा। तो लियाकत साहब, क्या इंडिया इससे भी खौफज़दा है कि पाकिस्तान एटमी ताकत बनने जा रहा है, तीसरी बड़ी दुनिया की? देखिए, जब पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं भी था उस वक़्त भी इंडिया परेशान रहता था। इंडिया की जो परेशानी है जो है ना, ये पुरानी परेशानी है। बांग्लादेश के हवाले से मोदी ने खुद बयान दे दिया कि उसके तकसीम में हमारा अमल दरामद, उस वक़्त तो एटॉमिक एनर्जी आप नहीं थे, उस वक़्त भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की थी। कि इंडिया का एक माइंड सेट है। जब कोल्ड वॉर का ज़माना था, जब दुनिया दो ब्लॉकों में तकसीम थी, पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ, इंडिया जो है ना बैक वक्त सोवियत यूनियन ब्लॉक में भी था, लेकिन एक नया ब्लॉक इन्होंने बनाया, 9 अलाइनमेंट मूवमेंट, और अपने आप को इंटरनेशनल फोरम पे नुमाया करने के लिए नेहरू ने जो है ना, जवाहरलाल नेहरू ने उस ज़माने 9 अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया और जो इंटरनेशनल दुनिया है इंटरनेशनल फोरम से खेलने के लिए, नुमाया होने के लिए उन्होंने अपने आप को गैर जानिबदार कहना शुरू कर दिया और काफ़ी तड़वल के ममालिक को अपने साथ मिला लिया। ये उनका एक माइंड सेट है। उनको ये लगता है कि वो दुनिया के जो 4-5 मेजर पावर्स हैं उनमें से एक वो भी हैं, और मेजर पावर सिर्फ जो है आबादी की बुनियाद पे आप नहीं हो सकते। जापान की आबादी छोटी है लेकिन दुनिया के माशी मास पे 25 से 30 साल जापान हुक्मरानी करता रहा है। जापान जो दुनिया का एक इंपॉर्टेंट मुल्क रहा है और उसके बाद की अहमियत होती थी, यूएन में उसके बाद की अहमियत होती थी, आज भी है, वो अलग बात है। अब चाइना जो इमर्ज हो गया, जापान जो है अब थोड़ा वो पीछे चला गया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस। जापान के प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में पसंद किए जाते थे, उनकी तो इतनी बड़ी आबादी नहीं थी। देखिए, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। इंडिया को अपने क्वालिटी पर जो है ना फोकस रखना चाहिए, अपने लोगों को पढ़ाना चाहिए, उनके पेट में रोटी डालना चाहिए। इस जंगी जुनून से, और आज का दौर, मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमिकल महाज पे जो डेवलप होगा, जिसके जेब में पैसे होंगे, इंपॉर्टेंस उसी का होगा, अहमियत उसी का होगा। ये आसियान कंट्रीज़ आपके सामने, मलेशिया है, फिलिपाइन अच्छा उनकी इकोनॉमी बन गई, मलेशिया का अच्छा है, जापान मैंने कह दिया, अभी ब्राज़ील को देख लें, वो बहुत बड़ी जो है ना इकोनॉमिकल जो है जॉइंट बनने, पावरफुल बनने जा रही है। साउथ कोरिया तो एक बेहतरीन मिसाल है हमारे साथ कि वो जो है ना एक छोटा जजीरा होने के बावजूद जो है ना इंटरनेशनल स्टेज पे आज पूरे दुनिया के जो लेबर का ये कोशिश है वो साउथ कोरिया जाएँ। किसी का ये ख्वाहिश नहीं कि वो इंडिया जाकर काम करें, कोई इंडिया में मजदूरी ढूंढने नहीं जाता। इंडिया के लोग जो है ना बाहर ममालिक मजदूरी ढूंढने जाते हैं। इंडिया को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो काम सुपर पावर बनने के लिए या एटलीस्ट एक पावरफुल मुल्क बनने के लिए जो करने जा रहा है, उसके जो है ना कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सबसे पहले जो है ना गुर्बत मिटाना होगा, जियालत मिटाना होगा, इकोनॉमिकल बूस्ट। लेकिन यही बात सर उनके मीडिया को कौन समझाए जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा? जब तक इंडिया मोदी के कहने पे करेगा उनको कोई नहीं समझा सकता। और इंडियन मीडिया से मुझे कोई गिला भी नहीं है। मुझे जो गिला हो रहा है वो इंडियन इंटेलेक्चुअल से है
کہ وہ بھی ابھی جو ہے نا اسی نریٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں. مجھے افسوس ان تھنک ٹینکس پہ ہے جو امریکہ میں پڑھتے ہیں, جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی اس کا نریٹو کا حصہ بن رہے ہیں, وہ بھی جن کی جنون میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور انڈیا سے جو ہے نا کوئی ایسا مضبوط آواز ہمیں سننے میں نہیں آ رہا کہ جو مودی سرکار کی مخالفت کرے. انڈیویجول کیسز ہم آتے ہیں میڈیا پہ, ہم دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ایز اے ہول ان کا جو یہ ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو نریٹو مودی جو بلڈ کرنے جا رہا ہے, اس کے خلاف اتنا بڑا محاذ جو ہے ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیونکہ سر وہاں پر جو ہندو انتہا پسند جماعتیں ہیں وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ ہو جائے, اور ان سے وہاں کی پاکستان کے خلاف نہیں, وہ پورے دنیا کے خلاف جنگ چاہتے ہیں. ان کا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے بعد چائنا کے بعد سری لنکا بھی ہمارے دسترس میں ہو. سری لنکا میں جو انہوں نے کیا, جو تامل کے ساتھ کیا, ان کا خمیازہ تو راجیو گاندھی کو بھگتنا پڑا. انڈیا کے 2 پرائم منسٹر جو ہے نا, ان کا اسیسینیشن صرف انٹرفیرنس کی بنیاد پہ ہے. اندرا گاندھی کو سکھوں نے کیوں مارا؟ گولڈن ٹیمپل میں اٹیک کیا نا, جیسے آپ نے شروع میں کہا. سکھوں کا آپ قتل عام کرتے ہو, آپ انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہو, انجام پھر یہی ہوگا. راجیو نے یہی کیا, انجام کیا ہوا؟ اب مودی کے ساتھ جو ہے نا اندر سے کوئی ریئیکشن آتا ہے, اس کے ساتھ کل کیا ہونے جا رہا ہے وی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اور اپنی کانسٹیٹیوشن کا وائلیشن کر رہے ہیں. آپ ان کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھ رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, سوشلزم کا انہوں نے لکھا ہوا ہے, اس میں ڈیموکریسی کی بات کی ہے اور فیڈرلزم کی بات کی ہے, اور جو اسکیڈولڈ کاسٹ ہیں, شیڈولڈ کاسٹ, ان کو رائٹس دینے کی بات کر رہے ہیں. ان کی خلاف ورزی ہے. جو پیسفل نیبرز کے ساتھ تعلقات ہیں, جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, اس کے وائلیشن کر رہا ہے, اور ایک آدمی کر رہا ہے مودی, اور پورے انڈیا کے پالیٹکس پہ, ان کے اداروں پہ وہ آوی ہو گیا, اور کوئی بات نہیں کر رہا. ہمیں تو افسوس اس بات کی ہے. سر بات یہ ہے کہ انڈین جو میڈیا ہے اس میں کچھ انتہا پسند لوگ شامل ہو گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ ہو. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے, تحریک آزادی چل رہی ہے, وہاں خالستان ہے, جوناگڑھ ہے, اس کے بعد تامل ناڈو ہے, اس کے بعد کچھ اور بھی جیسے ماؤ ہیں. تو ان تحریکوں کے لوگ وائی دے ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو کم آن میڈیا اینڈ ٹو اسپیک اباؤٹ دیئر لینڈ؟ دیکھیے, میڈیا جن کے ہاتھ میں ہے, اختیار تو نہیں کا ہوگا. میڈیا پہ ظاہر گورنمنٹ کا اختیار ہے, میڈیا ہاؤسز کے مالکان کا اختیار ہے. وہاں پر اینکرز کا تو اختیار نہیں ہے کہ ان کو بلائیں. وہ ظاہر نہیں بلائیں گے, اور ان کو نہیں بلائیں گے. ان کا جو نریٹو ہے, جو ان کے گریوینسز ہیں, میڈیا کے ذریعے جو ہے پورے دنیا میں جب کہ پھیلیں گے, اور حقیقت جو ہے نا پورے دنیا کو پتہ چل جائے گا انڈیا کا, ظاہر ہے وہ چھپائیں گے. وہ اس بات کو جو ہے الاؤ نہیں کریں گے. وہ صرف سیکولر اور لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن ان پریکٹیکل ٹرم دے آر ویری بہت جو ہے نا وہ کنجسٹڈ نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں. وہ یہ نہیں کریں گے, وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. مودی صاحب نے جب بلوچستان پر بیان دیا تھا تو بلوچستان کی عوام کو ہم نے دیکھا, دوسرے دن وہ کھڑی ہوگی, مودی صاحب کے پتلے جلا دیے, اور مودی صاحب کی جو سازش تھی اس کو بری طرح ناکام کر دیا. لیکن خالستان کے لوگ سچ میں انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں, اور ان کو مارا گیا, ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا, اس لیے وہ آزادی چاہتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بلوچستان جو ہے وہ پاکستان سے آزادی چاہتا ہے. دیکھیں, یہ جو بلوچستان اور انڈیا کے معاملات کو ایکویٹ کرنے کا جو شوشہ ہے, یہ صرف جو ہے مودی سرکار کے دور میں ہمیں نظر آ رہے, سے پہلے نظر نہیں آیا. مودی جو ہے نہ صرف بلتستان کا بھی نام لیا اس نے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کا بھی اس نے نام لیا کہ وہاں پر بھی گریوینسز ہیں, ٹھیک ہے نا, گریوینسز. سندھ کا بھی نام لیا ہے, صدرم پنجاب اور سینٹرل پنجاب رہ گیا, باقی سب کو اس نے نام لے لیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسے میں نے کہا پینک ہے, اور اس پینک میں جو ہے اس کو سپورٹ نہیں ملے گا, چونکہ اس وقت وہ امریکہ کی ضرورت ہے. امریکہ کا جو اس ریجن میں کوئی الائی جو اس کو سوٹ کر رہا ہے وہ امریکہ اور انڈیا ہے. اور امریکہ وہی غلطی کرنے جا رہا ہے جب سوویت یونین کے خلاف اسی طرح محاذ آ رہی تھی, تو اس وقت چائنا کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا امریکہ میں, اور امریکہ اور چائنا ایک بہت بڑا قوت بن کے ابھر گیا. اب وہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے گلے میں پڑ گیا ہے, سوویت یونین پیچھے چلا گیا. وہی غلطی واپس دوہرا رہا ہے امریکہ. اب وہ انڈیا کو ایک اکنامیکل بوسٹ کر کے, اس کو ویپنز دے کے, اس کو جو ہے نا خطے کا تانے دار بنانے کا جو کوشش کر رہا ہے, وہ اس کے گلے میں پڑے گا, کیونکہ وہ اس لیول پہ انڈیا نہیں جا سکتا. ان ٹرمز آف جی ٹی پی گروتھ, چائنا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے, آلموسٹ $9 ٹریلین ان کی جی ٹی پی ہے. ڈبل ڈیجٹ گروتھ جو ہے گزشتہ 20 سالوں سے,
चाइना के जो है डबल डिजिट ग्रोथ 9.5%, 7% से नीचे उनके ग्रोथ आया नहीं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड ग्रोथ। तो आप इंडिया उस लेवल पे आप जा ही नहीं सकते हैं। आप इस बात को कबूल कर लें, आप इस बात को कबूल कर लें कि यू कांट बीट चाइना। आप इस बात को कबूल कर लें, यू कांट विन ओवर पाकिस्तान। आपको जंग सूट नहीं करता, और हम कहते हैं हमें भी, किसी को भी सूट नहीं करता। ठीक है, आपने अमेरिका, जी आपने अमेरिका, यस, आपने अमेरिका का जिक्र किया कि वो भारत को हर तरह का असला फराहम कर रहा है, लेकिन इस दौरान थोड़े से फासले भी तो बड़े हैं। अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब वो भारतीय नज़ाद अमरीकियों के पास गए, उनकी तकरीब से खिताब किया और उनसे कहा कि हम आई लव भारत, आई लव भारत। इसका मतलब है कि इस दफ़ा जब पटिशन दायर की गई पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की, अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने खारिज कर दी, तो इसका मतलब है कि वो नाराजगी तो है भारत में कि अमेरिका उसका एक अच्छा दोस्त था और उसने उसके तमाम अरमानों पर पानी फेर दिया। देखिए, जिस तरह चाइना खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में मैदान में आया हुआ इंटरनेशनल फोरम्स पे, अमेरिका उस तरह के जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा भारत को। अमेरिका जो है वो अपने तमाम मुफादात को देख रहे हैं। अमेरिका को पता है कि अगर अफगानिस्तान में जंग जीतना है, पाकिस्तान को नाराज़ करके एक तरफ करके वो ये जंग नहीं जीत सकता। अमेरिका के नाटो के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अमेरिकन तारीख की सबसे बड़ी जो है तवील तरीन जंग यही है जो अफगानिस्तान में वो लड़ रहा है, और यहाँ से सेफ एग्जिट का जो रास्ता देगा तो पाकिस्तान से होता वो जाएगा। तो वो ये भी उसको सूट नहीं करता कि पाकिस्तान को इस लेवल तक नाराज़ किया जाए। वो पाकिस्तान पे डू मोर के लिए प्रेशर डालता रहेगा। अमेरिका को ये करने नहीं जा रहा कि वो इंडिया को जो है गोद में उठा के पाकिस्तान को बिल्कुल नाराज़ करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने देखा कि हमने किस तरह जिक्र किया कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोल रहा है और इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दुआ है भारत भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुर्तज़ा रॉय को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।